नमस्कार मित्रों, वर्कुलम के चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन और डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के जो लैग्रांज मल्टीप्लायर पैरामीटर से अल्फा और बीटा, उनको कैसे डिराइव किया जाता है, उनको कैसे इवेल्युएट किया जाता है इस पर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनामिकली, इनका क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पिछली क्लास में स्टॉप किया था। तो आपको याद हो कि इन जनरल द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ये क्या होता है, ये आप इसको एक सिंगल फार्मूला में लिख सकते हैं कुछ ऐसे करके, Ni/Gi इक्वल टू 1/e⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन i एंड प्लस a। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो केस 1 हम देखते हैं। केस 1 में क्या होता है, a इक्वल टू अगर हम कर देते हैं -1, तो ये हो जाएगा Ni/Gi इक्वल टू हो जाएगा 1/e⁴ को हमने क्या लिखा था, e⁴ को हमने लिखा था d। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन i प्लस a। अब अगर हम a को -1 लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा d बीटा एप्सिलॉन i एंड -1। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा केस देखते हैं। तो केस 2 क्या है, जब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा Ni/Gi और ये हो जाएगा 1/d एंड e⁴ बीटा एप्सिलॉन i एंड प्लस 0। तो 0 को लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा केस है व्हेन a इक्वल टू +1, तो ये Ni/Gi कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d एंड e⁴ बीटा एप्सिलॉन i एंड प्लस 1। इसको बोलते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर हम जो है एक चीज़ देख रहे हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे है। पहला है आपका d और दूसरा है आपका बीटा। ये दो पैरामीटर जो है हमको नहीं पता। और d क्या होता है, d हमने बताया था d इज e⁴α, d इज e⁴α। इन्हीं दोनों को इवेल्युएट करना है हमको आज के लेक्चर में। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसके लिए पहले हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो लेट अस टॉक अबाउट मोमेंटम फेज स्पेस। तो मोमेंटम फेज स्पेस किससे बना है, कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री स्पेशियल डायमेंशन जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं x, y एंड z, एंड 3 मोमेंटम डायमेंशन जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे px, py एंड pz। ओके, ये हमारे पास जो है 3 मोमेंटम डायमेंशन हो गए। तो ये फेज स्पेस क्या हो गया, टोटल 6 डायमेंशन स्पेस है, जिसमें 3 यहाँ से आते हैं और 3 यहाँ से, 3 स्पेस और 3 जो है मोमेंटम से आते हैं। ये फेज स्पेस का डायमेंशन हो गया। अच्छी बात। अब फॉर ए फ्री पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, the total kinetic energy is what? The total kinetic energy is epsilon। ऐसा हम लिख रहे हैं, can be given in terms of
its momentum vector. That means जो काइनेटिक एनर्जी है एप्सिलॉन इक्वल टू दिस इज p²/2m। अब यहाँ पे देखो एनर्जी स्पेस पे डिपेंडेंट नहीं है फ्री पार्टिकल के लिए। जो फ्री पार्टिकल है उसके लिए एनर्जी यहाँ पे स्पेस डिपेंडेंट नहीं, स्पेस कुछ भी हो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो p²/2m ही उसकी एनर्जी होगी। इसलिए स्पेस का x y z का कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर बाउंड होता तो होता। फ्री स्पेस मतलब कि कहीं भी जा सकता है पार्टिकल 3D में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप हमेशा लिख सकते हैं p²/2m में लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं p भी लिख सकते हैं 2m। और अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा px² एंड py² एंड pz का स्क्वायर, और पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप 2m से। तो एप्सिलॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन हो गया, या इसको हम लिख देते हैं 2m एप्सिलॉन। ये हो जाएगा px² एंड py² एंड pz² हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है आपको कैसा दिख रहा है? इस पूरे को हम क्या लिखते हैं? इस पूरे को हम लिखते हैं r² लिख देते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है px² प्लस py² प्लस pz² दिख रहा है। या इसको अगर आप पसंद न करते हैं तो आप कैपिटल R लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन न रहे हमको। तो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक the equation of sphere, the equation of sphere in 3D space। अब आपको याद होगा 3D स्पेस में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू होता है r², राइट। यहाँ पे r क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, और x y z इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे r क्या है? r जो है रेडियस कहाँ है? मोमेंटम स्पेस में, और px py pz इसके कंपोनेंट के स्क्वायर हो गए। तो इसी जो है आइडिया को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। सो द पार्टिकल will have a spherical momentum in momentum space। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर जितने भी जो है आपके पार्ट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, वो सब क्या है? अलाउड है, और उसके बाहर जो है वो अलाउड नहीं है। तो किसी भी स्फीयर का जो थ्री डायमेंशन में है उसका वॉल्यूम कितना होता है? उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब। तो द वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस, तो एप्सिलॉन एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल है दैट इज इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिकली इन फेज स्पेस एज ए स्फीयर। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? इसका वॉल्यूम क्या होगा फेज स्पेस में? 4/3 एंड पाई r क्यूब हो जाएगा। नाउ इफ वी विश, if the width, now if the uncertainty in the energy of particle, energy मतलब kinetic energy, energy of particle is dE या d epsilon, then the corresponding geometry, मतलब एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी क्या है? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में है, वो ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेगा फेज स्पेस में? वो एक स्फेरिकल शेल की तरह शो करेगा या बिहेव करेगा। corresponding geometry will be of a spherical
शेल। ठीक है, अब स्फेरिकल शेप जो बनेगा उसको हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो ये मान लीजिए जो है ये हमारा एक 2 डायमेंशनल ये पिक्चर बनाया है, एक्चुअली 3 डायमेंशन है ये। तो हम कैसे दिखाएं यहाँ पे? अच्छा चलिए कोशिश करते हैं 3 डायमेंशन का बनाने के लिए। ये मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ऐसा मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी एक रेप्लिका बनाते हैं और इसको बड़ा करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देंगे तभी कुछ दिखाई देगा। तो ये हो गया, नहीं ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक दिख रहे हैं जो पीला वाला हिस्सा है, ये पीला वाला हिस्सा क्या हो गया? स्फेरिकल शेल हो गया। ओके, तो अगर इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है? r है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? r प्लस dr होगा, राइट। और ये मोमेंटम स्पेस में कहाँ है? ये दिस इज इन मोमेंटम स्पेस, दिस इज इन मोमेंटम फेज स्पेस, दिस इज इन, या इसको यहीं पे लिख देते हैं बगल, मोमेंटम फेज स्पेस, मोमेंटम फेज स्पेस। मोमेंटम फेज स्पेस किसका बना हुआ है? इसमें जो है 3 वॉल्यूम है, मतलब स्पेशियल डायमेंशन है 3, और 3 जो है आपके मोमेंटम डायमेंशन है। तो कुल मिलाकर 6 डायमेंशनल स्पेस है ये जो हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, r इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से देख लो, ये है 2m एप्सिलॉन का रूट। तो इसको लिख सकते हैं रूट 2m एप्सिलॉन, ये r की वैल्यू हो गई मोमेंटम स्पेस में। ओके, तो अब जो है यहाँ पर हम कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ फेज शेल, फेज शेल, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू r प्लस dr क्यूब माइनस वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू r क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4/3 एंड पाई r प्लस dr का स्क्वायर, r प्लस dr का स्क्वायर। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई और r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी के टर्म में है। अभी हम इसको क्या करना चाहते हैं? हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मोमेंटम स्पेस में। तो मोमेंटम स्पेस में क्या होगा? मोमेंटम स्पेस में जाएगा ये 4πp प्लस dp का क्यूब, और ये हो जाएगा p का क्यूब मोमेंटम स्पेस में। तो मोमेंटम स्पेस में अब एनर्जी में हम ले आएंगे, फिर और आगे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप इसको ले सकते हैं कितना? p प्लस dp क्यूब एंड माइनस p क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई और a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? p प्लस dp माइनस p हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? p प्लस dp का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एंड p प्लस dp, और ये हमारा क्लोज हो गया। तो हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका p माइनस p हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dp हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस dp का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? p स्क्वायर और हो जाएगा 2p एंड dp हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस pdp। तो पूरा एक्सपेंड होने के बाद इतना हमको मिला। तो 4/3 पाई। अब देखिए यहाँ पर हम
डीपी जो है बहुत स्मॉल है, डीपी बहुत स्मॉल है, तो इसका जो है सेकेंड पावर हम और थर्ड पावर इसको जो है इग्नोर करेंगे। जो पावर आपका फर्स्ट पावर में डीपी, उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो डीपी पी स्क्वायर इसको हम रहने देते हैं, और ये सेकेंड वाला इसको हम छोड़ देते हैं। 2p डी ये भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है पावर डी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं, तो हो जाएगा कितना, डी एंड पी स्क्वायर हो गया। और फिर एक और है, तो इसको हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और ये आपको अप्रॉक्सीमेशन में लिया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट साइन लगा लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए डी स्क्वायर, डी क्यूब, ये सब के सब आपने इनको इग्नोर कर दिया। तो आपको आंसर मिल गया 4/3 पाई, और कितना हो जाएगा 2 डी स्क्वायर एंड 1 डी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पी स्क्वायर एंड डी हो गया। तो आप देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर एंड डी मिल गया। ये क्या हुआ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इन मोमेंटम स्पेस 1D, मोमेंटम स्पेस 1D। अब हम बात करेंगे तो टोटल फेज स्पेस जो है आपका स्पेशियल और मोमेंटम दोनों डायमेंशन से बना है। तो इफ वी टॉक अबाउट द मोमेंटम फेज स्पेस, अभी देखो यहाँ पे मोमेंटम स्पेस था, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मोमेंटम फेज स्पेस बात कर रहे हैं, मोमेंटम फेज स्पेस। देन अब मोमेंटम फेज स्पेस के लिए हमको क्या पता है, हमको पता है मोमेंटम फेज स्पेस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो आपका स्पेशियल स्पेस का जो वॉल्यूम होगा और मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डी गामा। गामा मतलब जो है ये जो मोमेंटम फेज स्पेस वॉल्यूम है, इसको डी गामा हम लिख रहे हैं। ये क्या होगा, ये डी गामा हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेशियल स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। और डी फैक्टर क्या दिखा रहा है, डी फैक्टर दिखा रहा है यहाँ पे जो डिफरेंशियल फैक्टर है, ये दिखा रहा है कि हम एक छोटे से हिस्से के लिए काम कर रहे हैं, मतलब एक शेल के लिए काम कर रहे हैं, स्फेरिकल शेल की। इसकी एनर्जी जो है कितनी है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में है, या मोमेंटम क्या है, पी और पी प्लस डी बी के बीच में है। तो आपको पता है जो स्फेरिकल वॉल्यूम होता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और जो स्पेशियल वॉल्यूम है उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको पूरा लेंगे। पूरा क्यों लेंगे, क्योंकि हमने बताया था ये डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये बिल्कुल फ्री था, तो इसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ, तो हमने कंप्लीट वॉल्यूम ले लिया स्पेशियल। लेकिन जो स्फेरिकल शेल था उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, 4 पाई पी स्क्वायर डी हो गया। ओके, ये हो गया हमारा स्पेशियल वॉल्यूम, और ये हो गया हमारा मोमेंटम स्पेस में जो शेल है उसका वॉल्यूम हो गया। तो ये आपको टोटल मिल गया एक्सप्रेशन। अब आपको पता है, वी नो दैट द फेज स्पेस इज built is constructed ये किसका बना हुआ है, छोटे छोटे ब्लॉक्स का बना है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स, फेज सेल्स बोलते हैं। और हर सेल का क्या है, वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ ईच फेज सेल इज
इसको हम क्या लिखते हैं, एच क्यूब लिखते हैं। 6 डायमेंशन में क्या होगा, एच क्यूब होगा। जितना डायमेंशन होगा उसका एच का पावर हाफ कर दो। जैसे 8 डायमेंशन है, 8 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, एच टू पावर 4 हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा। और अगर जो है 10 डायमेंशन है तो कितना हो जाएगा, एच टू पावर 5 हो जाएगा। जितना भी डायमेंशन है उसका पावर क्या कर दो आप, हाफ कर दोगे, तो आपको उसके जो फेज सेल है उसके वॉल्यूम का पता लग जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग पीछे चलते हैं, ये जो पीला वाला हिस्सा है जो आपका क्या है, ब्लॉक है ना, इसको आप छोटे छोटे ब्लॉक से बना सकते हो, बना हुआ मान सकते हो। ऐसे करके छोटे छोटे ब्लॉक से ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ मान सकते हैं। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक से हम क्या करेंगे, फेस से, जैसे ग्राफ होता है ना, जैसे ये ग्राफ देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पर जैसे हम लें, इसको छोटा सा ग्राफ ले लें, ये ग्राफ में बड़ा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस पूरे ग्राफ में ये मान लीजिए आपका 2 डायमेंशनल फेज स्पेस है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल फेज स्पेस है। अगर इसको हम ग्राफ माने, इसको हम क्या मान लें, एक्स एक्सिस मान लें, और इसको क्या मान लें, पी एक्स एक्सिस मान लें। तो इसका जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ का फेज स्पेस क्या होगा, एक्स पी एक्स फेज स्पेस होगा। और इसमें जो है, इस फेज स्पेस में अब यहाँ पे कोई पॉइंट आप नहीं देखेंगे मोस्टली। यहाँ पे ये ग्राफ, ये पूरा जो ग्राफ है या पूरा प्लेन है, एक्स पी एक्स प्लेन है, एक किससे बना है, छोटे छोटे जो है ये ब्लॉक्स से बना हुआ है। ऐसे एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, हर ब्लॉक की साइज क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे हमारा घर बनता है ईंटों से, ऐसे क्या है इसके बिल्डिंग ब्लॉक। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपके सेल्स हैं। इनको कहते हैं फेज सेल्स। इनको क्या कहा जाएगा, फेज सेल्स। और ये जो ब्लॉक है इसका साइज कितना है, इसका साइज होता है एच, ये एक प्लेन के लिए। अगर मान लीजिए ये 6 डायमेंशन है तो इसमें कितने प्लेन होंगे, 3 प्लेन होंगे, तो एच इंटू एच इंटू एच हो जाएगा। और अगर आपका 8 डायमेंशनल है तो एच इंटू एच इंटू एच इंटू एच, मतलब 4 प्लेन होंगे तो 4 बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी एच की, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। जितने भी डायमेंशन होते हैं तो उसी का आप आधा कर लीजिए। अब यहाँ पे डायमेंशन जितने स्पेस के होंगे उतने ही क्या होंगे, मोमेंटम के होंगे। ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो आपको आइडिया क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ और बताएं, जो यहाँ पे आपको फेज स्पेस में सेल दिख रहे हैं, एक पार्टिकल जो है एक सेल में रहता है, एक पार्टिकल दूसरे सेल। अब इस सेल के अंदर कहाँ है ये पता नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि एक पार्टिकल जो है एक सेल के अंदर रहेगा, दूसरा पार्टिकल दूसरे सेल के अंदर, तीसरा पार्टिकल तीसरे सेल के अंदर, एंड सो ऑन। लेकिन एक पार्टिकल सेल के अंदर कहाँ रहेगा, ये कहना जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं जितने पार्टिकल होंगे वो अलग अलग सेल्स में रहेंगे। तो अगर हम कहें कि फेज स्पेस में कोई वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसमें कितने पार्टिकल हैं, तो हमको क्या करना होगा, इसके जितने भी छोटे छोटे फेज सेल्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, और जो उसका नंबर आएगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स। ठीक, एक्चुअली पार्टिकल स्टेट्स ही करना चाहिए हमको। तो नंबर ऑफ फेज सेल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स। और पार्टिकल स्टेट्स को क्या कहते हैं, ये एक गिवन एनर्जी के लिए, फॉर ए गिवन एनर्जी, फॉर ए गिवन एनर्जी। तो एक गिवन एनर्जी के लिए जो है कितने स्टेट्स हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ फेज सेल्स हैं। इसको क्या कहते हैं, डिजेनरेसी कहते हैं। दैट मीन्स डिजेनरेसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्प्लिट सेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग, या स्प्लिट लेवल्स लिखते हैं हम, स्प्लिट लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू
ए गिवन एनर्जी वैल्यू। ये क्या दिखाता है? बैंड विड्थ की जो आप बैंड देखते हैं, तो बैंड क्या होता है? बहुत पतली 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 ऐसे करके बहुत सारी जो है सब स्पेस का बना होता है। और ये पूरे क्या होती है? इसको एनर्जी अगर हम ई कहें तो इसको क्या कहेंगे? ई प्लस डी ई कहेंगे। अगर आप ई नहीं पसंद करते हैं तो आप एप्सिलॉन लिख लीजिए, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। इसके बीच में ये किसको कहते हैं? बैंड विड्थ, एनर्जी बैंड विड्थ। तो एनर्जी जो होती है शार्पली डिफाइन नहीं होती है। एनर्जी कभी भी किसी पार्टिकल की शार्पली डिफाइन नहीं होती है, वो क्या होती है? एक गिवन वैल्यू के अंदर होती है। तो ये शार्पली जो है डिफाइन होती है बाउंड्री। तो इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में एनर्जी स्पेक्ट्रम किसी पार्टिकल का लाई करता है। तो इसकी जो डेंसिटी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी। और इसका दूसरा नाम क्या है? डिजेनरेसी। क्या नाम है इसका? डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी मतलब क्या हुआ? डिजेनरेसी इक्वल टू क्या हो सकता है? डेंसिटी, या डेंसिटी भी नहीं करते, क्या कहें इसको? कहेंगे नंबर ऑफ सब स्टेट फॉर, नंबर ऑफ सब स्टेट्स फॉर हाउ मच? फॉर द एनर्जी बैंड बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है पिछले वाले केस में। हाँ, तो ये क्या होगा? ये जो है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ डिजेनरेसी हो गया। इसको क्या कहेंगे? डिजेनरेसी। क्या कहेंगे? डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी को हमने लिखा जी, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन फेज स्पेस। अभी सिंगल एनर्जी पार्टिकल के लिए हो रहा है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल। तो आपको मिल गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन फेज स्पेस। ये हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? यहाँ सही था, हाँ, V4 पाई पी स्क्वायर डी पी है। ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर पी डी पी स्क्वायर डी पी स्क्वायर। और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे स्पेशल वॉल्यूम से और डिवाइड करेंगे h क्यूब से। और ये जो ए जी है ये क्या है? फंक्शन ऑफ पी है, और ये छोटे से जो है एरिया के लिए जी क्या है? चलिए यहाँ पे डेंसिटी कहेंगे इसको, हाँ, डेंसिटी या डिजेनरेसी कहेंगे। तो डिजेनरेसी, और ये जो है टोटल मोमेंटम स्प्रेड जितना है, तो डीपी मोमेंटम स्प्रेड है उसके लिए। तो ये क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स देगा या डिजेनरेसी देगा। तो आपको यहाँ से जीपी की वैल्यू मिल गई। अब इसी को हम एनर्जी के टर्म में बदलना चाहते हैं। एनर्जी डिजेनरेसी, ये मोमेंटम डिजेनरेसी थी, अब हम एनर्जी डिजेनरेसी की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना? जी। अब इसको कह रहे हैं जी, यहाँ पे जी ही रख दे रहे हैं लिख करके। और ये क्या है? एनर्जी बैंड कितना है? डी एप्सिलॉन रेंज का है, उसके लिए कितने जो है स्टेट्स होंगे। तो आप ये जो फार्मूला है इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, 4 पाई बाई एच क्यूब एंड पी स्क्वायर डी पी, एंड इसको भी यहाँ लीजिए। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एनर्जी में। तो आपको पता है 4 पाई वी एंड एच क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं पी डी पी इंटू पी लिखेंगे।
अब आपको पता है टी स्क्वायर कितना होता है, 2m एप्सिलॉन होता है। तो अगर इसका हम डिफरेंशियल लें तो क्या हो जाएगा, 2p dp हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2m d एप्सिलॉन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, p dp इक्वल टू हो गया आपका m d एप्सिलॉन हो गया। और p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा √2m एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसलिए आपका g एप्सिलॉन कितना होगा, ये हो जाएगा d एप्सिलॉन हो जाएगा। और इसको कितना लिखेंगे, 4πv/h क्यूब लिखेंगे। p dp को कितना लिखेंगे हम, m d एप्सिलॉन लिखेंगे। और p को कितना लिखेंगे, p को लिखेंगे √2m एप्सिलॉन लिखेंगे, राइट। ये हो गया आपका एनर्जी के टर्म में। तो 4π/h क्यूब एंड v हो गया, और m और m ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m⁵2 हो जाएगा, और एक √2 का फैक्टर आ गया। और एनर्जी के लिए क्या हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी इस तरह से हो गया। तो अब इस तरह से आप जी एप्सिलॉन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जी एप्सिलॉन की वैल्यू आराम से बता सकते हैं आप। ये हो जाएगा 4π/h क्यूब एंड v, और ये हो जाएगा m⁵2 और √2 एप्सिलॉन पावर हाफ। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, 2v या 2π v, और क्या लिख दें इसको हम, 2m/h स्क्वायर, पूरे की पावर क्या लिख दें, 3/2, और एप्सिलॉन की पावर क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया जी एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, ये जी एप्सिलॉन हो गया। ये आपका दिखा रहा है, जी एप्सिलॉन को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स या डिजेनरेसी फॉर ए गिवन एनर्जी वैल्यू एप्सिलॉन। तो दिस इज द डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल characterized by एनर्जी एप्सिलॉन। ओके, ये हो गया हमारा जी एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी एप्सिलॉन किसके केस में, किसके केस में, एनर्जी के केस में। अगर जी एप्सिलॉन मिल गया हमको तो हमारा अगला काम आसान हो जाएगा। अब सबसे अच्छा जो सबसे सरल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी कम टू द एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, द सिंपलेस्ट वन, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलता है n इक्वल टू, अब हम सिर्फ जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, g एंड e⁻d⁻β एप्सिलॉन, और नीचे कुछ नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं g, और g की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको अगर हम फंक्शन ऑफ एनर्जी लिख दें तो n एप्सिलॉन, और ये g एप्सिलॉन हो जाएगा। तो g एप्सिलॉन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, 2π v/2m/h स्क्वायर पावर 3/2 एंड √ε एंड डी एप्सिलॉन। अगर डी एप्सिलॉन नहीं है तो इसको रहने दीजिए। ये हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, नीचे कितना है, नीचे आपका है d, तो d को रख लीजिए, और e⁻ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, b एप्सिलॉन हो गया, ये ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, एनर्जी वैल्यू। अब ये n की वैल्यू क्या है आपकी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब अलग अलग जो है एनर्जी के लिए अलग अलग स्टेट। अगर एनर्जी कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, फॉर कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट, फॉर कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम, तो कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम में होगा क्या, द टोटल नंबर ऑफ particles
इन डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा आपका कैपिटल एन या स्मॉल एन को हम कैपिटल एन लिखिए। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। इसको हम कैसे लिखेंगे? एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 to इन्फिनिटी वेरी करती है। और इसको हम लिखेंगे डी एप्सिलॉन एंड एन एप्सिलॉन लिखेंगे। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम? जी टू इन्फिनिटी और राइट साइड कितना हो जाएगा? डी एप्सिलॉन एंड 2 पाई वी अपान डी हो जाएगा, 2m अपान एच स्क्वायर एंड पावर 3/2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? रूट एप्सिलॉन एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन हो गया। इतना मिल गया हमको टोटल वैल्यू ऑफ पार्टिकल। तो टोटल वैल्यू ऑफ पार्टिकल n के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 2 पाई वी अपान डी। डी में कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। 2m अपान एच स्क्वायर, इसमें कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं, इसको बाहर निकालेंगे। और जो वेरिएबल है डी एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन है, ये बचा रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाफ एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन होता है, बीटा एप्सिलॉन हो गया। अब ये जो आपका इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसका यूज करके? गामा फंक्शन के। अब गामा फंक्शन को याद करिए क्या होता है गामा फंक्शन में? गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन को लिखते हैं गामा n इक्वल टू 0 to infinity dx एंड x टू पावर n माइनस 1 एंड e टू पावर माइनस k। ओके, क्या हो कि अगर हम x को क्या लिख दें? x को लिख दें ay लिख दें। तो फॉर x इक्वल टू ay, a मतलब कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई पैरामीटर है, मल्टीप्लायर है। तो आपका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है राइट साइड में वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू 0 और x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, हम इसको सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रहेगा गामा n ही, ये रहेगा आपका गामा n ही रहेगा। और बस हम वेरिएबल को चेंज किए हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी ही लिमिट रह जाएगी। अगर x को 0 कर y को 0 कर x को 0 करते हैं तो y क्या होगा आपका? y भी 0 होगा। x को इन्फिनिटी करते हैं तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रन लीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे हम? a d y लिखेंगे, x की जगह हम a d y लिखेंगे और यहाँ पे x की जगह फिर a y लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा और e टू पावर क्या हो जाएगा? a y हो जाएगा। अब देखिए हर चीज़ क्या हो गई? y के टर्म में हो गई। अब यहाँ पे a कितनी बार है? एक बार यहाँ पे a टू पावर n-1 बार यहाँ पे, टोटल कितना हो गया? a टू पावर n हो गया और ये हो गया आपका dy y टू पावर n-1 एंड e टू पावर माइनस k y हो गया। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया 0 to इन्फिनिटी एंड dy और y टू पावर n-1 एंड e टू पावर माइनस ay, ये हो जाएगा गामा n अपान हाउ मच? a टू पावर n हो जाएगा, गामा n अपान a टू पावर n। ये फार्मूला हमको मिल गया। ओके, अब हमारा काम हो गया आसान। तो नाउ गेट बैक टू द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल N इक्वल टू 2 पाई v अपान डी हो गया और क्या हो गया? 2m अपान h स्क्वायर पावर 3/2 हो गया और ये हो गया 0 to इन्फिनिटी एंड dx एंड x टू पावर हाफ और e टू पावर कितना हो गया यहाँ पे? सॉरी डी एप्सिलॉन है ना, डी एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन पावर हाफ एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ये पूरा ये इसी का फॉर्मेट है, ठीक है। बस हाफ को क्या करना है? 1 माइनस समथिंग समथिंग माइनस 1 लिखना है। तो समथिंग माइनस 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे भी दिखाते हैं आपको। 2m बाई x स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0
0 to infinity d एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाफ को 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और e बीटा एप्सिलॉन। अब इससे मैच कराइए इसको, तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे, जहाँ पे आपका d है ये 2m/h² हो गया, 3/2 हो गया। जहाँ पे आपका n है, यहाँ पे क्या है 3/2 है, इसको आप लिखेंगे गामा 3/2 डिवाइडेड बाई a टू पावर n, और n कितना है यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है बीटा है, तो बीटा टू पावर क्या हो जाएगा 3/2 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप याद रखिए, ये आंसर अभी हम याद रखेंगे कि बहुत काम का है ना। या और लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं 2πv/d और 2m, अभी ये आपका हो जाएगा h² एंड बीटा टू पावर 3/2 हो जाएगा, और गामा 3/2 ये हमारा फैक्टर है, इसको याद रखिए। ये किसके लिए हो गया, n के लिए हो गया ना। इसको हम पैक कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम आते हैं टोटल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए टोटल एनर्जी क्या है, कैपिटल E है। E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to infinity एंड d एप्सिलॉन एंड n, सॉरी d एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन n एप्सिलॉन हो जाएगा, ओके d एप्सिलॉन। या इसको अगर डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं तो डिस्क्रीट फॉर्म को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा i एंड n i एप्सिलॉन i। यही कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन में चेंज जाएगी। यहाँ पे कौन वेरिएबल है, एप्सिलॉन वेरिएबल, n जो है फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन है, तो आप इसको लिखेंगे 0 to infinity और d एप्सिलॉन लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे, n इज फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, और क्या लिखेंगे एप्सिलॉन। ये हमारा क्या हो गया, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो चलिए इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, तो E इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 to infinity एंड d एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो गया, और n एप्सिलॉन कितना है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए n एप्सिलॉन, ये है 2πv/d और 2m/h², 2m/h² पावर कितना 3/2 हो जाएगा, और इसके बाद एप्सिलॉन एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर तो आप देखिए कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकालिए, और एक कांस्टेंट भी है, तो ये हो जाएगा 2πv/d हो जाएगा, एंड 2m/h² एंड पावर क्या हो जाएगा 3/2, और ये हो गया 0 to infinity, इसको भी हटा दीजिए, तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। और ये हो जाएगा आपका d एप्सिलॉन, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है हाफ, तो मतलब पावर 3/2 हो जाएगा, और e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2πv/d एंड 2m/h² एंड पावर 3/2, और ये हो जाएगा 0 to infinity d एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 5/2 माइनस 1 एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। अब फार्मूले का इस्तेमाल करिए और इसको लिखिए 2πv एंड d एंड 2m/h² एंड पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा, गामा 5/2 एंड ये कितना हो गया, बीटा टू पावर 5/2। तो आप इस पूरी क्वांटिटी को लिख सकते हैं 2πv/d एंड 2m/h² और पावर 3/2, और गामा 5/2 क्या लिखेंगे, गामा फंक्शन के रिकर्सिव रिलेशन से, ये हो जाएगा आपका 3/2 एंड गामा 3/2 हो जाएगा। इसको कह सकते हैं बीटा एंड बीटा टू पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2πv/d एंड 2m/h²
बीटा एंड पावर 3/2, और उधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 एंड गामा 3/2 और नीचे बीटा हो गया। ओके, तो आप देखिए 3/2 बीटा को छोड़ करके बाकी सब क्वांटिटी क्या है, बाकी सब क्वांटिटी को हम पैक कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2πv/d एंड 2m/ बीटा h स्क्वायर एंड पावर 3/2 एंड गामा 3/2। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ये पूरी क्वांटिटी n होती है। आप इसको लिखते हैं 3/2 बीटा, और ये क्या हो गया, कैपिटल N हो गया, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कैपिटल N की वैल्यू है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल N हो गया। तो E की वैल्यू हो गई, इतनी हो गई। तो अब E/n हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 3/2 बीटा मिल जाएगा। और E/n मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी एवरेज एनर्जी को क्या लिखते हैं, E बार लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, E/n, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब पर पार्टिकल अवेलेबल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, पर पार्टिकल अवेलेबल एनर्जी। ये हमको पता है थर्मोडायनामिक्स कितना आता है, थर्मोडायनामिक्स में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होता है, 1.5 kT होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में जहाँ पे पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन कर सकता है XYZ। तो कितने डायमेंशन इसके पास, 3 डायमेंशन है, और हर डायमेंशन के लिए क्या है, 1/2 kT है। तो 3 डायमेंशन के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 1/2 kT हो जाएगा। इससे हम कंपेयर करते हैं, E/n कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 kT। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/2 बीटा लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन पे। इधर हो गया क्या, 3/2 kT। तो सीधी सी बात है, बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 1/kT। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप पैक कर लीजिए। बीटा की वैल्यू है 1/kT। अब जब बीटा की वैल्यू मिल गई तो फिर हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको बैक रखेंगे N के फार्मूले में, सब्स्टिट्यूटिंग बैक एक्सप्रेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा N की वैल्यू ये है आपकी, इसको हम लिख देते हैं N इक्वल टू 2πv एंड 2m h स्क्वायर बीटा। पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और कितना है, गामा 3/2 हो जाएगा। गामा 3/2 को अब हम एक्सपेंड कर देंगे, तो 2πv हो जाएगा 2m/h स्क्वायर। बीटा को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जाकर kT हो जाएगा, और ये जाएगा 3/2, और ये 3/2 जो गामा में है ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/2 एंड रूट पाई, 1/2 एंड रूट पाई। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और पाई एंड रूट पाई कितना होता है, पाई टू पावर 3/2, और ये v हो गया। ये कितना हो गया, 2m kT एंड अपॉन h स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, v एंड 2πm kT एंड अपॉन h स्क्वायर, पूरे की पावर क्या होगी, 3/2 हो गई, पूरे की पावर हो गई 3/2। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो हम लोग भूल गए, नीचे d था, तो d भी लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया d। तो n इक्वल टू हमको मिल गया, n इक्वल टू v/d एंड 2πm kT अपॉन h स्क्वायर टू पावर 3/2। ये जो क्वांटिटी है
ये बोलते हैं इसको थर्मल वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? थर्मल वेवलेंथ। तो आप इसको लिख सकते हैं V/D एंड क्या लिख सकते हैं इसको 1/d ब्राय थर्मल वेवलेंथ। तो लेमडा TS लिख देते हैं। लेमडा TS मतलब थर्मल वेवलेंथ और पावर कितनी है इसकी 3 हो गई। तो अब आपको यहाँ पे D क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। D इक्वल टू हो जाएगा V/N। D हो जाएगा आपका V/N। और ये हो जाएगा आपका V/N नहीं, हाँ ठीक है, D एंड 1/λ थर्मल पावर क्यूब हो जाएगा। ये D की वैल्यू, इसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तो अब आपको क्या मिल जाएगा? नाउ वी कैन राइट द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा NI इक्वल टू GI एंड D की वैल्यू क्या है आपकी? D ही रहने दो अभी। और e टू पावर बीटा एफ, बीटा को हम क्या करें? KT करेंगे। तो एप्सिलॉन बाई KT हो जाएगा या इसको स्मॉल n की जगह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा N इक्वल टू G एंड ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाई KT। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया। बोस आइंस्टाइन वाला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा NDE। ये कितना हो जाएगा? G/D एंड e टू पावर एप्सिलॉन अपान KT माइनस 1 हो जाएगा। और फर्मी डिराक कितना हो जाएगा? NDE हो जाएगा। ये हो जाएगा G/D एंड e टू पावर एप्सिलॉन अपान KT प्लस 1। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे D की वैल्यू क्या होगी इसकी निकलेगी और बीटा की वैल्यू 1/KT है जो हमने पहले कैलकुलेट करके कर लिया। तो हमारे दोनों जो डिटरमिन्ड पैरामीटर थे वो भी अब पता चल गए। और इस तरह से हम एक नोन फंक्शन लिख सकते हैं या नोन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लिख सकते हैं अलग अलग केसेस में, बोस आइंस्टाइन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिराक केस में। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कोशिश करके एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक आपके सुविधा के अनुसार और बहुत सारी जानकारी भरी वीडियो पहुंचा सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। हैव अ गुड टाइम।